से ही आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम की यूनिवर्सिटी में FOGP सेमेस्टर 6 सेशन 22-26 आप सभी बच्चों का माइनर पेपर जो होने वाला हिस्ट्री का, उसमें यूनिवर्सिटी ने देखिए आपको क्लेरिफिकेशन तो नहीं दिया कि MN2C आपका वोकेशनल होगा या MN2C डिसिप्लिन से होगा। इसलिए आप सभी बच्चों को हमने पहले भी सलाह दी थी और अब भी यही सलाह दूंगा कि आपको दोनों ही के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के जाने, चाहे वो वोकेशनल से हो चाहे डिसिप्लिन से, क्योंकि यूनिवर्सिटी के बातों का कोई यकीन नहीं है। अगर आपको लगता है आप लोग सेमेस्टर 4 दे चुके हो, इसलिए इस बार तो यूनिवर्सिटी और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया उस नोटिफिकेशन को लेकर। तो यहाँ पर आप सभी बच्चों को बताना चाहूँगा मैं कि ये जो MN2C होने वाला है या MN1C जिसे आप कहते हैं, ये मैं दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, चाहे वो डिसिप्लिन से हो चाहे वोकेशनल से हो। आपकी जिसकी इच्छा करे आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। मेरा फर्ज है दोनों को बता देना, मैं दोनों को बता दे रहा हूँ। उसके बाद आपको जो सही लगा आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करते हैं सिलेबस के आपसे। अगर आपको ये वीडियो लगता है आपके लिए हेल्पफुल है, यूजफुल है, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये वोकेशनल का सिलेबस है और पेपर का नाम है आपका हिस्ट्री, MN2C हिस्ट्री का हेरिटेज मैनेजमेंट के नाम से, ठीक है। 75 और 25 नंबर का पेपर होता है, आपको मालूम होगा उम्मीद करता हूँ। तो यूनिट 1 क्या है आपके पास, धरोहर की संकल्पना यानी कंसेप्ट ऑफ हेरिटेज। तो सबसे पहले अगर हम बात करें धरोहर होता क्या है, इसकी परिभाषा दीजिए, ये सवाल आ सकता है। दूसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की जो सांस्कृतिक धरोहर है उनके जो प्रमुख तत्व होते हैं उनकी आपको यहाँ पर चर्चा करनी, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, हमारे भारत के देखिए जो प्राकृतिक धरोहर है उनमें किन किन तत्वों से मिलकर ये बनी हुई है हमें बताना, और उदाहरण सहित इसको आपको क्या करना समझाने बोला गया, ठीक है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 में, तो धरोहर के जो विभिन्न प्रकार होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो धरोहर होते हैं, हेरिटेज होते हैं हमारे पास, उनका आपको यहाँ पर वर्णन करना है। प्लस अगला क्वेश्चन है सांस्कृतिक धरोहर और जो प्राकृतिक धरोहर होता है इन दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट करना है, आपको बताने बोला गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अगला यूनिट 2 है आपसे धरोहर प्रबंधन की संकल्पना यानी कंसेप्ट ऑफ हेरिटेज मैनेजमेंट, और ये सबसे ज्यादा पेपर का नाम ही है, तो इस टॉपिक से बहुत ज्यादा सवाल आ सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो धरोहर प्रबंधन यानी हेरिटेज मैनेजमेंट क्या होता है, इसकी परिभाषा आपको देनी है और साथ साथ यहाँ पर इसका जो उद्देश्य होता है वो भी आपको यहाँ स्पष्ट करने बोला गया है। तो ये सवाल 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। अगला सवाल है धरोहर संरक्षण के अंतर्गत जो स्मारकों का रासायनिक संरक्षण जो है वो किस प्रकार किया जाता है। आपको मालूम होगा कि देखिए जो भी हमारे पुराने धरोहर है उनका संरक्षण करने के लिए हमें बहुत सारे रासायनिक चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ा। तो यहाँ पर जो रासायनिक संरक्षण किस प्रकार किया जाता है उसके आपको यहाँ पर बताने पड़ेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि धरोहर प्रबंधन में दस्तावेजीकरण यानी डॉक्यूमेंटेशन और कैटलॉगिंग, ठीक है, कैटलॉगिंग, ये जो प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया को आपको यहाँ पर समझाने बोला गया कि धरोहर प्रबंधन में ये दो प्रक्रिया क्या होती है आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास है कि धरोहर की जो देखभाल में आपको मालूम है संग्रह, पहचान, अभिलेखन करना, ये सभी चीजें आती है। तो इन सभी की भूमिका पर आपको क्या टिप्पणी करने यहाँ पर बोला गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है भारत में धरोहर संरक्षण की जो वर्तमान स्थिति पर आपको यहाँ पर एक आलोचनात्मक विश्लेषण यहाँ पर करने बोला गया, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। अगला यूनिट 3 जो हमारे पास है वो धरोहर से संबंधित जो विधिक प्रावधान होता है यानी लेजिस्लेशन कंसर्निंग हेरिटेज, जिसमें हमसे पूछा गया कि भारत में धरोहर संरक्षण के लिए जो बनाए गए जो प्रमुख कारण है, प्रमुख जो कानून है हमारे पास, उनकी यहाँ पर आपको चर्चा करने बोली गई है। फिर अगला हमारे पास है आर्किटेक्चर जो हेरिटेज होता है जिसे हिंदी में वास्तुशिल्प धरोहर कहा जाता है, इसके संरक्षण हेतु जो भी कानून बनाए गए उन कानूनी उपायों को आपको यहाँ पर स्पष्ट करने बोला गया है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें बोला गया है कि धरोहर संरक्षण में आने वाली जो प्रमुख समस्याएं हैं और उनके समाधान की आपको यहाँ पर चर्चा करने बोली गई है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है स्मारकों की रक्षा में जो विभिन्न प्रकार के विधिक प्रावधान आते हैं उनकी भूमिका को आपको समझाने बोला गया। यूनिट 4 जो है आपके पास है उसमें आपको धरोहर संरक्षण में जो संलग्न हमारे पास राष्ट्रीय संस्थाएं आती है जिनमें उनका जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आता है, ASI कहा जाता है, तो उनकी क्या भूमिका हो सकती है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो यहीं पर पहला सवाल है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी संरचना और इसकी जो कार्यों की विवेचना आपको यहाँ करनी है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है नेशनल कल्चरल फंड क्या होता है, इसका उद्देश्य और इसका जो कार्य है ये आपको स्पष्ट करने बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट्स एंड कल्चरल हेरिटेज यानी INTACH, इसकी भूमिका पर आपको यहाँ पर टिप्पणी करने बोला गया। क्वेश्चन नंबर जो 4 है राज्य पुरातत्व संग्रहालयों की संरचना, कार्य और योगदान पर आपको यहाँ चर्चा करने बोला गया। क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपके पास उसमें बोला गया कि भारत में जो सांस्कृतिक धरोहर उसके संरक्षण में किन किन संस्थाओं की क्या भूमिका रही है इसके बारे में आप चर्चा करिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब यहाँ पर देखिए कुछ एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन जो पेपर में घूम फिर के आपसे पूछे जा सकते हैं उनमें से ये सवाल है कि भारत में धरोहर प्रबंधन की आवश्यकता
उनकी चुनौती और समाधान पर आपको एक विस्तृत टिप्पणी करने बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, किसी एक सांस्कृतिक या प्राकृतिक धरोहर स्थल का जो केस स्टडी यानी आपको यहाँ पर बताने बोला गया। फिर भारत में धरोहर संरक्षण हेतु जो विधिक ढांचे होते हैं और संस्थाएं जो होती है उनकी भूमिका पर आपको विश्लेषणात्मक यहाँ पर एक निबंध लिखने बोला गया। ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिएगा। अब एक और सवाल है हमारे पास है कि धरोहर प्रबंधन और जो आधुनिक तकनीक जिसमें जीआईएस आ गया, डिजिटल रिकॉर्ड हो गया, इनके उपयोगों पर आपको चर्चा करने बोला गया। तो ये था आपसे बच्चों का MN2C हिस्ट्री का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि वोकेशनल के सिलेबस से पूछा जा सकता है। अब मैं आपसे बच्चों का जो डिसिप्लिन सेक्शन है जिसमें आपसे बच्चों को हमारे भारत का इतिहास 1707 से लेकर 1950 ईस्वी तक ये सारी चीज़ पढ़ना है। इसमें 75-25 का होता है, 75 नंबर का एक्सटर्नल, 25 नंबर इंटरनल होता है, आपको मालूम होगा। तो यूनिट 1 में क्या है, भारत में ब्रिटिश शक्ति का उदय जो हुआ था इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। तो सबसे पहले पलासी के युद्ध के कारण और परिणाम पे आपको यहाँ पर चर्चा करने बोला गया। ठीक है, क्वेश्चन 1 में यूनिट 1 से। फिर बक्सर जो युद्ध हुआ था उसका ऐतिहासिक महत्व जो है वो आपको यहाँ पर स्पष्ट करने के लिए बोला गया, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर जो 3 है, बंगाल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसका प्रभुत्व लगातार बढ़ते चला जा रहा था, इसके प्रभुत्व की आपको स्थापना जो हुई वो कैसे भी इसके बारे में बताना है। तो ये यूनिट 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट 2 जो हमारे पास है उसमें आपको सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है, जिनमें आपको ब्रह्म समाज, आर्य समाज ये सब पढ़ना पड़ेगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ये सब टॉपिक आता है। ठीक है, तो ब्रह्म समाज के उद्देश्य और उनकी उपलब्धियों पे आपको यहाँ विवेचना करनी है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, आर्य समाज के जो प्रमुख कार्य होते हैं, ठीक है, और सिद्धांतों पर आपको यहाँ प्रकाश डालने बोला है कि आर्य समाज के जो प्रमुख कार्य है और सिद्धांत है उन पर प्रकाश डालिए। तीसरा नंबर हमारे पास है कि रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना हुई थी और उनकी भूमिका पर आपको यहाँ टिप्पणी करने बोला गया कि रामकृष्ण मिशन कैसे बना और उनकी क्या भूमिका रही हमारे समाज में, इसके बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर जो 4 है यहाँ पर बोला गया कि अलीगढ़ जो आंदोलन हुआ और जो सत्य शोधक समाज है इन दोनों के योगदान को आपको क्या करने बोला गया, यहाँ पर स्पष्ट करने बोला गया। अगला यूनिट 3 जो है 1857 क्रांति, हमारे भारत का सबसे पहला क्रांति। ठीक है, जिनमें 1857 की क्रांति के जो प्रमुख कारण थे, ये सवाल देखिए एकदम VBI कर लीजिए आएगा, या फिर इससे पूछा सकता है कि 1857 जो क्रांति थी उसकी असफलता के क्या कारण थे। ठीक है, इसकी असफलता क्यों हुई थी, इसके क्या कारण थे, ये आपको बताने पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर जो 3 इसमें पूछा हुआ है कि 1857 की जो क्रांति का परिणाम और इसका ऐतिहासिक जो महत्व है वो आपको स्पष्ट होने वाला क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। यूनिट 4 जो है भारतीय राष्ट्रवाद का उदय में अगर हम बात करें तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय के जो प्रमुख कारण थे उनको आपको समझाने बोला कि भारत में राष्ट्रवाद क्यों उभरा, क्या है या क्या कारण थे ऐसे उदय होने का। फिर राष्ट्रवाद के विकास में जो प्रेस होता है और जो शिक्षा की भूमिका क्या थी आपको ये बताना है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। फिर यूनिट 5 जो है जिसमें उदारवादी और उग्रवादी के बारे में पढ़ना है, तो उदारवादी की नीति, कार्यक्रम और उपलब्धियों का मूल्यांकन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में उग्रवाद की विशेषताओं को आपको स्पष्ट करना है। यूनिट 6 में गांधी युग के बारे में, असहयोग आंदोलन के कारण, स्वरूप, परिणाम की चर्चा, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन या नागरिक अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट की राजनीति, सफलता विवेचना करना है। भारत छोड़ो आंदोलन की भूमिका, प्रभावी पर टिप्पणी करना है आपको। यूनिट 7 जो है उसमें संवैधानिक विकास पर, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन, इसके उद्देश्य और प्रभाव, गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था, क्रिस्प मिशन, कैबिनेट मिशन की तुलना करनी है आपको। फिर यूनिट 8 में आपको आजाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में और आजाद हिंद फौज है हमारी, उनकी भूमिका का वर्णन करना है। आजाद हिंद फौज की गठन, उद्देश्य और प्रभाव की आपको यहाँ चर्चा करनी बोली गई है। इसके यूनिट 9 जो है उसमें सांप्रदायिक राजनीतिक विभाजन पढ़ना है, तो पाकिस्तान की मांग की जो पृष्ठभूमि उसका प्रभाव विश्लेषण करना है, भारत का विभाजन किस कारण से हुआ। और यूनिट 10 जो है 1947 से 1950 संविधान निर्माण के बारे में पढ़ना है, तो संविधान सभा की संरचना, कार्यप्रणाली प्रकाश डाले, भारतीय संविधान की जो मौन अवस्था है या मौन विशेषताएं उनका आपको यहाँ पर विवेचना करना है। और यहाँ पर कुछ 15 नंबर के इंपॉर्टेंट सवाल है जिनमें ब्रिटिश शासन की स्थापना में पलासी और बक्सर युद्ध की भूमिका क्या थी, फिर 1857 की क्रांति यह राष्ट्रीय आंदोलन था या सैनिक विद्रोह, विश्लेषण करिए। गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन की विशेषता बताएं, भारत विभाजन और पाकिस्तान की मांग, एक ऐतिहासिक समीक्षा करिए, और संविधान निर्माण हुआ था उसकी प्रक्रिया और इसके प्रारंभिक सिद्धांत को आप स्पष्ट करिए बताना है। तो ये था आप सभी बच्चों का माइनर 1C का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लस सिलेबस भी बता दिए साथ साथ आप सभी बच्चों को। तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चों को ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करने बिल्कुल भी कमी नहीं करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और दोस्तों को शेयर जरूर करें। बाकी बेस्ट मिशन के लिए मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।